हाय एवरीवन। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस की कंटिन्यूशन में लेक्चर 4 आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सो लेक्चर 4 में जो आज हम पढ़ेंगे दैट इंक्लूड्स योर सॉरी द चैलेंजेस फेस्ड बाय लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जब उन्होंने अपना टेन्योर संभाला था। इसके अंदर हम बेसिक जो एग्रीकल्चर क्राइसिस था और जो PL स्कीम थी यूएस के साथ, जिसके बेसिस पे एग्रीकल्चर हमने इंपोर्ट करा था, दैट इज़ योर PL 480 प्रोग्राम। ठीक है, उसके बारे में कैसे क्या क्रोनोलॉजी थी, क्या चैलेंजेस आए थे, वो विल डिस्कस, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स द मेन टॉपिक फॉर टुडे इज़ इंदिरा गांधी एरा। ठीक है, इंदिरा गांधी का एरा हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1966 टू 1969, ऑब्वियसली आफ्टर द अनटाइमली डिमाइस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1967 में इलेक्शन, देन 1969 में जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस के अंदर, द स्ट्रगल बिटवीन द सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड हाउ शी गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम कांग्रेस, देन द सिंडिकेट का जो कैंपेन था, जो स्लोगन था, दैट वाज इंदिरा हटाओ, एंड देन इंदिरा गांधी स्लोगन वाज टू गरीबी हटाओ। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन द मेन पॉइंट इज 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, हाउ इंडिया प्लेड एन रोल, प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद द शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, एंड टू कंक्लूड विल स्टार्ट विद द गुजरात अनरेस्ट। गुजरात अनरेस्ट आज हम क्लोज करेंगे, मतलब उसके रीजंस पॉइंटर्स हैं छोटे छोटे। मेन तो ये 3 पार्ट हैं, इंदिरा गांधी का एरा, देन 1971 वॉर, शिमला एग्रीमेंट इसी का सब पार्ट है, बिकॉज प्रिजनर ऑफ वॉर हमने वापस दिए थे पाकिस्तान को। ठीक है, उसका था। छोटा गुजरात अनरेस्ट है। इसके बाद हम आपका बिहार अनरेस्ट भी आएगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके अंदर जेपी मूवमेंट जो था, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो गिव द फर्स्ट हेडिंग एज चैलेंजेस फेस्ड बाय लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, सो तो जो चैलेंजेस थे उसका जो प्राइमरी कॉज था दैट वर द बैक टू बैक ईयर्स ऑफ ड्रॉट। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, द प्राइमरी चैलेंज दैट लाल बहादुर शास्त्री फेस वाज एग्रीकल्चर क्राइसिस, एग्रीकल्चर क्राइसिस। ठीक है, अब ये क्यों आता है, बिकॉज दे वर बैक टू बैक ड्रॉट। ठीक है, देन एंड ऑब्वियसली 1965 का वॉर हुआ था, 1962 का हुआ था, तो 1962 का भी वॉर हुआ था, तो देयर वर डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो जो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज हुआ था उसके बेसिस पे आपका 5 ईयर प्लान जो था वो ऑब्वियसली फेल हुआ था, राइट। तो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो आपका इरिगेशन फैसिलिटी थी दैट वाज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, इरिगेशन फैसिलिटी नॉट डेवलप्ड। ठीक है, अब इन सारे प्राइमरी रीजन की वजह से आपका एग्रीकल्चर आउटपुट जो था, दिस कॉज डिक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट। ठीक है, अब एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्रीज हुआ है, बट इवेंचुअली यू हैव द पीपल whom you have to provide food, otherwise starvation और डेथ होंगी, राइट। तो because of this there was a dependence on US for the agriculture import. So in this you write dependent on US for the import of food grains, dependent on US for import of food ग्रेन। ठीक है, इसी का जो पार्ट बना था वो दैट वाज योर PL अंडर PL 480 प्रोग्राम। ठीक है, ये लिख लेना, याद रखना, PL 480 प्रोग्राम, राइट। नाउ सिंस ऑब्वियसली किसी भी देश में अगर खाने को लेके दिक्कत है तो अदर कंट्री कैन यूज इट एज अ लेवरेज, राइट। तो जब इंडिया का जो वॉर हुआ था 1965 वॉर, even though US was not directly involved, but US was forcing India for the ceasefire, right। तो 1965 वॉर के बेसिस पे इस पे लिख लो, एस
on the basis of 1965 war, even though although US was not involved in war, it pressurized India for the ceasefire. ठीक है, तो US pressure India for ceasefire. ठीक है, बट उस टाइम पे लीडरशिप इतनी मतलब जो रीज़न था उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दे डिनाइड द सीज़फायर. ठीक है, तो नेक्स्ट इसी का जो क्रोनोलॉजी लिख रहे हैं हम, तो इंडिया रिफ्यूज्ड. ठीक है, और यूएस की रियलिटी इसमें सामने आती है कि एज सुन एज इंडिया रिफ्यूज द सीज़फायर आस्क्ड बाय द यूएस सस्पेंडेड PL 480 प्रोग्राम. ठीक है, इंडिया रिफ्यूज सीज़फायर. इन रिटर्न US suspended PL 480 प्रोग्राम. ठीक है, सो ऑब्वियसली एक तो देश में वैसे भी एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं है, ऊपर से जो इनपुट है वो भी सस्पेंड हो गया, तो दैट इवेंचुअली कॉज द फर्दर एग्रीवेटिंग एग्रीकल्चर क्राइसिस. ठीक है, सो इसके नीचे लिख लेना, दिस इवेंचुअली कॉज्ड एग्रीवेटिंग द एग्रीकल्चर क्राइसिस इन द कंट्री. ठीक है, देश के अंदर जो एग्रीकल्चर क्राइसिस थे वो और ज़्यादा ग्रेव हो गए. राइट, सो दिस aggravated एग्रीकल्चर क्राइसिस इन इंडिया. ठीक है, ठीक है, नाउ इसी के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, विच वॉज नेम्ड एज किचन गार्डन. एंड फास्टिंग वंस अ वीक. इसको लिख लो. Hence the concept of kitchen garden and fasting once a week was introduced by लाल बहादुर शास्त्री. ठीक है, इसमें एक छोटा सा एस्टेरिक मार्क करके लिख लो, द वेरी फेमस जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान स्लोगन was given by लाल बहादुर शास्त्री. ये दिया तो लाल बहादुर शास्त्री ने था इन उर्वा वैली, उर्वा विलेज इन इलाहाबाद. ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से आ सकता है, तो ऐसी ज़्यादा बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उर्वा विलेज इन इलाहाबाद. ठीक है, नाउ इस पे 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग समझ के आंसर लिखने का ट्राई करना. आंसर राइटिंग के भी क्लासेस हैं, वो कर दूंगा मैं अपलोड कुछ दिनों में. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रीजंस विच लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ जय जवान जय किसान स्लोगन. ठीक है, एंड अनदर क्वेश्चन इज ऑल्दो, प्लीज राइट, ऑल्दो पाक बिलीव्ड इट कुड सक्सीड अगेंस्ट इंडिया इन शॉर्टर वॉर, हाउएवर इंडिया रजिस्टर्ड रियल गेन, फुल स्टॉप, डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ 1965 वॉर. ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में समझा था पूरा आराम से, उसको आप रेफर करके लिख सकते हो आंसर. ठीक है, सो विद दिस द challenges faced by लाल बहादुर शास्त्री in a crisp format is over. ठीक है, नाउ द मेन टॉपिक फॉर टुडे, इंदिरा गांधी एरा. ठीक है, आफ्टर द डिमाइस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखवा दिए मैंने, एरा ऑफ IG से ही नोटिफाई करूँगा मैं, तो आप समझ जाना, इंदिरा गांधी. ठीक है, इसमें क्रोनोलॉजी वैसे कुछ है नहीं, लिख लो, एक एक पॉइंटर्स हैं. आफ्टर द डिमाइस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा वॉज मेड इंटरिम PM. ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, GL नंदा वॉज मेड इंटरिम PM. ठीक है, ठीक है, एट द सेम टाइम जो कांग्रेस में सीनियर लीडरशिप थी उसमें एक थे योर मोरारजी देसाई. ही वॉज एम्बिशियस, hence he wanted to become the PM. Morarji Desai wanted to become
PM as he had the backing of K. Kamraj, who was Congress president. ठीक है, K. Kamraj. ठीक है, Morarji Desai wanted to become PM as he was having the backing of K. Kamraj, and Gulzari Lal Nanda was made interim PM after the death of Lal Bahadur Shastri. ठीक है, but at the same time, next to right, Indira Gandhi was also ambitious in becoming the prime minister. ठीक है, तो अभी इसके बाद ये थोड़ा कंटेक्स्ट था, इसमें जो एरा ऑफ इंदिरा गांधी है उसको हम थोड़ा बाइफिकेट करके लिखेंगे. ठीक है, सो इंदिरा गांधी का जो एरा था, फर्स्ट वाज योर 1966 टू 1969 टू 69. इसके अंदर जो पार्ट थे, वन इज योर 1967 इलेक्शन, राइट, एंड 1969 Congress split. Congress split basically syndicate versus Indira Gandhi. ठीक है, एंड ये था B was your struggle within the Congress. ठीक है, स्ट्रगल विद इन कांग्रेस. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम इंदिरा गांधी एरर को थोड़ा बाइफिकेट करके समझेंगे, राइट. तो 1967 के इलेक्शन से विल स्टार्ट, राइट. तो लेट मी जस्ट सॉरी, कैमरा थोड़ा शिफ्ट हो गया था, एक बार देख लेना आप. यहाँ स्ट्रगल विद इन कांग्रेस लिखा है, राइट, और इधर आपका 1966 टू 1969, 1967 का इलेक्शन, 1969 का कांग्रेस स्प्लिट, वो सारी चीज़ें. ठीक है, सो इन दिस पहला जो लिखेंगे हम 1967 का जो इलेक्शन था वो सरप्राइजिंग था कांग्रेस के लिए, बिकॉज कांग्रेस लॉस्ट द मैंडेट. So in this, write down the first. A करके लिख सकते हो 1967. इसके अंदर लिखो कांग्रेस लॉस्ट द मैंडेट. कांग्रेस लॉस्ट द मैंडेट, कैरेक्टर एंड मोटिवेशन एज अ पार्टी ऑफ सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट इन द सेम. देयर वॉज लार्ज स्केल डिसइंचेंटमेंट अमंग पीपल ड्यू टू इंसिडेंट्स ऑफ करप्शन. Next you write there was frustration among people due to the lack of alternatives. ये सारा हम 1967 के इलेक्शन के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं. Next you write fractionalism has engulfed in Congress party which was reflected in the distribution of tickets. Full stop. As a result elections outcomes were very dramatic. अब जो इसके आउटकम्स है उसमें दो एग्जाम्पल लिख लो हाउ थिंग्स वेंट साउथ, राइट. पहला लिख लो फॉर वेरी फर्स्ट टाइम कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन 8 स्टेट्स. कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन 8 स्टेट्स. ठीक है, पहला था. दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट वेव ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स इमर्ज्ड एट स्टेट लेवल. ठीक है, कोएलिशन पॉलिटिक्स, उसका मतलब वो होता है कि आप छोटी छोटी पार्टी या रीजनल पार्टीज़ के साथ कल्यूड करके एक अपना इलेक्शन कैंपेन और स्ट्रेटजी बनाते हो, एंड देन यू विन एंड देन यू डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो फर्स्ट तो मेजॉरिटी लॉस्ट होगी, सेकंड वाज द कोएलिशन पॉलिटिक्स बीइंग क्रिएटेड, राइट. इसी के अंदर एक और पॉइंट लिख लो, मतलब नॉट एज एन एग्जाम्पल बट 1967 इलेक्शन के बेसिस पे. There was the phase of, this was also the phase of defection politics / horse trading. ठीक है, मतलब defection politics, horse trading, मतलब
जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट है he or she is jumping from one political party to another political party whichever is fulfilling his or her ambitions, political ambitions, right? ठीक है. Next, right? Even the princes of the princely states also defected from Congress. ठीक है. Next, right? In same 1967 only, under 1967 only, rich peasants defected because they felt that their economic and social status will get threatened due to the policies of Congress. ठीक है. तो आपके जो प्रिंसेस और प्रिंसली स्टेट थे, they got defected, they were defecting. ठीक है. डिफेक्टिंग का मतलब वही है कि आप you are leaving Congress for some other political party or you are having the coalition with the regional or the state parties. और इसके अलावा रिच पीजेंट्स ऑल्सो, क्योंकि रूट लेवल पे यही आपके प्राइमरी मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राइट? रिच पीजेंट्स एंड ऑल. तो दे वर नॉट डेफिकेटिंग टू सम अदर पार्टी. सो दिस वाज ऑल अंडर योर इलेक्शंस. नाउ बी, स्ट्रगल विद इन कांग्रेस. ठीक है. नाउ इसके अंदर जो था, देयर वर टू सिंडिकेट, SYNDICATE, एंड यू हैड इंदिरा गांधी कैंपेन. ठीक है. अब इसमें हम पॉइंटर्स लिखेंगे. सिंडिकेट का पहले लिख लो. इट वाज राइट ऑफ सेंटर, इंदिरा गांधी वाज लेफ्ट ऑफ सेंटर. ठीक है. ठीक है. राइट ऑफ सेंटर. What syndicate always wanted to have a good relation with US, and Indira Gandhi always wanted to have good relation with Soviets. ठीक है. उस टाइम सोवियत था बिकॉज 1991 में ब्रेक हुआ था. देयर स्ट्रेटजी और देयर वर्क ethics, or you can say how they used to function, was with top down approach. ठीक है. एंड इंदिरा गांधी का था बॉटम अप. ठीक है. टॉप डाउन मतलब सिंपल है कि कॉर्पोरेट हायरार्की आप, ठीक है, मतलब ऊपर से जो भी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, दोज आर गेटिंग कैस्केडेड टू द लोअर पीपल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. और बॉटम अप अप्रोच होता है कि बॉटम के पीपल से फीडबैक लेके उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके आप दे आर मूविंग, यू आर मूविंग अपवर्ड. सो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस, राइट? इसके अंदर लिख लो, सिंडिकेट के अंदर, इंक्रीज इन प्राइवेटाइजेशन विथ लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट. इंक्रीज इन प्राइवेटाइजेशन विथ लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट. और इंदिरा गांधी का था इंक्रीज रोल ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर वेलफेयर बाय प्लानिंग. ठीक है. इंक्रीज रोल ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर वेलफेयर वाया प्लानिंग. ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंस था सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में, राइट? नाउ द नेक्स्ट कोर्स ऑफ इवेंट हैपेंड व्हेन द मतलब अनटाइमली डिमाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जाकिर हुसैन. ठीक है. ठीक है. So under this only, struggle within Congress, इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट. आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, 3 कैंडिडेट्स वर इन रेस फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट. ठीक है. तो जाकिर हुसैन डेथ के बाद, ठीक है, जो प्राइमरी 3 थे वैसे, बट जो प्राइमरी थे कैंडिडेट्स, दोज वर संजीवा रेड्डी, वी गिरी. ठीक है. जो संजीवा रेड्डी थे, ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम सिंडिकेट,
and VV Giri got support of Indira Gandhi. ठीक है. In this you write VV Giri won the presidency or the election of president as Indira Gandhi revolted against Sanjeeva Reddy. ठीक है. Even though syndicate के टाइम split होने से पहले तक all were included, ठीक है, in one, इंदिरा गांधी भी उसी पार्टी का हिस्सा थी, but she openly revolted against Sanjeeva Reddy and gave full support to VV Giri. ठीक है. The action of Indira Gandhi eventually caused her to get expelled from Congress. तो next point में लिख लो, Congress expelled Indira Gandhi which caused the Congress split. तो ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के बेसिस के मतलब इसके बाद ही हो गया था, राइट. तो इवेंचुअली कांग्रेस स्प्लिट हैपन विद द एक्सपेल ऑफ इंदिरा गांधी. ठीक है. नाउ अब कांग्रेस 1969 में जो डिफरेंट बाइफिकेट हुई, सो कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस, O means original and R means revolt वाला. ठीक है. कांग्रेस R. ठीक है. सो ऑब्वियसली कांग्रेस O सिंडिकेट, जो ओरिजिनल और जो एक्सपीरियंस बंदे थे या जो गुलजारी लाल नंदा वाले टाइम के थे, ठीक है, मोरारजी देसाई के साथ थे या के कामराज के साथ थे, दोज वर पार्ट ऑफ सिंडिकेट. एंड आर मीन्स रिवोल्ट कह लो या रेवोल्यूशन कह लो, कुछ भी कह लो, बट दे वर पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैंपेन. ठीक है. अभी स्प्लिट के बाद जो इंदिरा गांधी का जो मेन जो कैंपेन था इलेक्शन पे, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन टू टारगेट्स थे उनके. वन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, एंड अनदर वाज द एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट पर्स. ठीक है. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में क्या था, जो भी इंपीरियल बैंक जो थी वो पूरी तरह बैंक गवर्नमेंट के अंडर आनी थी. नेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो मोर देन 51% हो जाए. एंड एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट पर्स वाज वेरी सिंपल कि उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था उसका कुछ परसेंटेज जो प्रिंसली स्टेट्स के ओनर्स हैं या जो प्रिंसेस हैं उनको जाता था, राइट. तो इंदिरा गांधी वांटेड टू रिमूव दिस, ठीक है, एंड वांट टू इम्प्लीमेंट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. ठीक है. इवेंचुअली दिस वाज अचीव थ्रू द 24th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. एंड बट इसमें ये लिख लो, टू अचीव बोथ दीज इंदिरा गांधी वॉज अवेयर that she was not having the support in Rajya Sabha. Hence in 1971 she dissolved the Lok Sabha and fresh elections were held. ठीक है. 1971 में लोक सभा डिसॉल्व करा दी, लोक सभा गॉट डिसॉल्व्ड बिकॉज उनको पता था अगर ये बिल जो भी लेके आएंगे ना ये पास होगा नहीं. तो 1971 में लोक सभा गॉट डिसॉल्व्ड एंड फ्रेश इलेक्शंस वर कॉल्ड. ठीक है. इसके बाद लिख लो, एज फ्रेश इलेक्शंस वर अनाउंस्ड, देन ऑब्वियसली इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद, सॉरी यार कैमरा स्टिल्ट हो रहा है बार बार. ठीक है. एज द फ्रेश इलेक्शंस वर अनाउंस्ड, नाउ देयर वर टू ग्रुप्स, ग्रैंड अलायंस दैट इंक्लूड्स अ सिंडिकेट एंड अदर रीजनल पार्टीज, बताता हूँ अभी, और कांग्रेस आर मीन्स इंदिरा गांधी. So as fresh elections were announced, Grand Alliance, so it was Congress R versus Grand Alliance. अब Grand Alliance में कौन था आपका मेन सिंडिकेट ग्रुप प्लस सिंडिकेट ग्रुप का मतलब वही आपका कांग्रेस हो. ठीक है. जनसंघ स्वतंत्र पार्टी,
then you had Jan Sangh, then you have Swatantra Party, then you have Samyukt Socialist Party, ठीक है, and together they gave a slogan as इंदिरा हटाओ, ठीक है। और कांग्रेस आर में जो इंदिरा गांधी के लीडरशिप था, उनका सिंपल स्लोगन था गरीबी हटाओ, ठीक है। तो ये सारा कुछ था आपका स्प्लिट के बेसिस पे। देन ऑब्वियसली इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी वापस आए, देन इवेंचुअली वी गॉट इनटू वॉर विद पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। Just a minute. Sorry about that. ठीक है, so they give the next heading as 1971 Bangladesh Liberation War. Liberation War of बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें पहले एक बेसिक कन्फ्यूजन रहता है, वो ये रहता है कि भाई जो 1965 का वॉर था, उसमें जो पाकिस्तान के साइड से दैट वाज फॉर अयूब खान, ठीक है। और 1971 वाला जो था दैट वाज याया खान प्लस और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। ये साथ में कहीं लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं। अयूब खान वाज 1965, 1961 वाज याया खान एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। अब 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश में बेसिकली जो हम बाइफिकेट करेंगे पॉइंटर्स के लिए, दैट वाज योर वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाक, ईस्ट पाक, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली योर बांग्लादेश, ठीक है। अभी इसमें रोल ऑफ इंडिया का है, वो हम अलग से मतलब इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेस्ट पाक ऑब्वियसली याया खान, ठीक है। एंड ईस्ट पाकिस्तान वाज योर अवामी लीग बाय शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग बाय शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। सो अवामी लीग एंड शेख मुजीबुर रहमान फॉर बांग्लादेश, दैट वाज अर्लियर कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वाज योर याया खान, ठीक है। इसके अंदर पहला पॉइंट लिख लो, कल्चरल डिफरेंस विद वेस्ट पाकिस्तान एंड कल्चर डिफरेंसेस वर देयर बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। इसके अंदर लिख लो, ऑल elite positions were captured by West Pakistan. सेकेंड लिखो, linguistic aspiration of East Pakistan were overlooked by the West Pakistan forces, ठीक है। इसमें लिखो, lack of governance redressal mechanism for East Pakistan people. ये सारे कंसर्न पॉइंट्स हैं, दोनों साइड से आप लिख सकते हो।
तो आपको कंटेंट मिल जाएगा कि कैसे समझना इन चीज़ों को, ठीक है, ईजी है, ठीक है। 3 थर्ड इधर लिख लो, रिफ्यूज टू मेक बंगाली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इधर लिखो, ऑल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द जूट एक्सपोर्ट वॉज यूज फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। चौथा लिखो, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। इधर फोर्थ लिखो, पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज इन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। एंड फिफ्थ यू राइट इन दिस ओनली, साइक्लोन भोला, भोला साइक्लोन in East Pakistan Bhola cyclone in East Pakistan and the weak response by the leadership of West Pakistan, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट्स थे ये बेसिकली आपका जो रिवोल्ट हो रहा है या जो पीपल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सारे रीज़न पॉइंट्स थे और ये उसको मतलब एक तरीके का जस्टिफिकेशन भी था कि भाई ठीक है सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है। गवर्नेंस में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ईस्ट पाकिस्तान से, लैंग्वेज को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली कॉज्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन बाय वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेस्ट पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्च लाइट एंड मैसेकर इन ईस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड, ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है। ऑपरेशन सर्च लाइट वॉज लॉन्च and massacre in East Pakistan was started, which caused migration to India, ठीक है। तो माइग्रेशन स्टार्ट हुई 25 मार्च 1971 and approximately 10 lakh migrants were moving into India, ठीक है। Operation Searchlight was the code name given to the operation, ठीक है। In return, next point you write, in return India launched Operation Jackpot. Operation Searchlight was by the Pakistan, then Operation Jackpot was launched by India to train the Mukti Vahini of Bangladesh, ठीक है। अब इस ये दो कंपेयर करने के बाद, ये दो पॉइंटर्स लिखने के बाद इंडिया से रिस्पॉन्स लिख दो सब हेडिंग में इसी के अंडर, ठीक है। छोटा हेडिंग इंडियाज रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें लिखते चले जाओ। फर्स्ट पॉइंट, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ सिंपैथी in India. However, India did not want to strengthen Pak propaganda that entire movement in East Pakistan for autonomy was India's conspiracy. Hence, India wanted to educate international opinion over the cause of Bangladesh liberation and position of India with respect to the refugee burden. Next point, India wanted to let winter set in, making it impossible for the China to intervene. Next, right? It was believed that from April onwards there will be strong rainfall in East Pakistan, and since it is quite unknown and difficult terrain, it will be difficult for the Indian forces to fight. Next, right? We wanted explicit support of Russia to sign a friendship treaty of peace and cooperation with India. ठीक है, next, right? There was a force in East Pakistan named Mukti Vahini, and we wanted to train them under Operation Jackpot to fight their own battle. ठीक है। Next, right? We wanted Pak to make the first attack so that they would be referred as initial aggressors. Next, right? On 3rd December 1971, Pak attacked India, and as a result we immediately recognized Bangladesh and launched the counter attack. Moreover, next line, moreover India imposed air blockade to cut off all the supplies from West Pakistan to East Pakistan. Next, right?
US imposed gun boot diplomacy. Gun boot डिप्लोमेसी. गन बूट डिप्लोमेसी का मतलब ऐसा रहता है कि जैसे ए बी और सी है, ठीक है. तो बी को अगर ए को कुछ समझाना है थ्रू गन बूट पॉलिसी डिप्लोमेसी के थ्रू, तो वो बी सी को गन दिखाएगा या उसके साथ हार्श बिहेवियर रखेगा, सो दैट इट कैन गिव अ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट टू ए कि बॉस, इफ आई कैन डू दिस टू सी देन आई कैन ऑल्सो डू दिस द सेम टू यू एज वेल. ठीक है. So this is a gun boot diplomacy. Next you write, US also sent its 7th fleet in counter. US also sent its 7th fleet to pressurize India, and in counter Russia sent its 10th fleet. Next point you write, on 16 December 1971, 1 lakh Pakistan officers, 1 lakh Pakistani armed forces people publicly surrendered in Dhaka race course. ढाका जो फेमस फोटो है ना मास सरेंडर की, अप्रॉक्सीमेटली 93,000 to 1 lakh ढाका रेस कोर्स दे सरेंडर्ड. ठीक है. ठीक है. इंडियाज रिस्पॉन्स नाउ, एनालिसिस ऑफ वॉर. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, it was a personal gain for Indira Gandhi. Next point, refugee problem got resolved. Next point, India regained its lost pride and self-respect. Next point, it demonstrated the strength of Indian secularism. Next point, it was a big blow to the two nation theory. ठीक है. मतलब 1947 में आज़ादी हुई तो within 30 years the two nation theory failed. ठीक है. So and for 1971 war only, give the heading Shimla Agreement. Shimla Agreement. ठीक है. In this you write, India agreed to return Pak territory it has occupied except some strategic positions. Next you write, Pak agreed to respect LOC in Kashmir. Next you write, two countries to settle their dispute through bilateral negotiations without any external interventions. Next you write, India agreed to return prisoner of war POW provided Pak recognized Bangladesh. ठीक है. So this was all your 1971 war. ठीक है. इसके बाद there was a period from 1973 to 1977, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. शिमला एग्रीमेंट में यही था. तो 1973 to 1977. अब इसमें क्या था, इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस थे. इको क्राइसिस, वॉर ऑफ 1971 eventually caused diversion of resources. ठीक है. एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ फाइव-ईयर प्लान. ठीक है. ठीक है. इकोनॉमिक क्राइसिस, देन यू हैव योर एग्रीकल्चरल consecutive year of drought. Year of drought, that was 1972-73. ठीक है. So again decline in agriculture production, then food shortage. It eventually caused food shortage, which caused inflation, which caused poverty, which caused decline in
decline in purchasing power, purchasing capacity, then which eventually caused decline in demands of good, then a decline in demand of goods caused industrial recession, and industrial recession cause unemployment. ठीक है, फंडा बहुत सिंपल है. इकोनॉमिक क्राइसिस जो आपकी आई वो कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ ड्रॉट आया पहले, उसकी वजह से आपका डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ. ठीक है, उसकी वजह से आपका फूड शॉर्टेज आया. फूड शॉर्टेज से इन्फ्लेशन बढ़ी क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो पॉवर्टी बढ़ गई. ठीक है, पॉवर्टी बढ़ी तो लोगों के पास जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, जो हाथ में पैसा होता है चीज़ें खरीदने के लिए, वो कम हुआ. लोगों के पास पैसा कम हुआ तो डिमांड फॉर गुड्स, मतलब ऑब्वियसली जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो सामान कहाँ से खरीदेंगे, तो सामान नहीं खरीदेंगे तो डिमांड ऑफ गुड्स था वो डिक्रीज़ हो गया. डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीज़ हुआ तो इंडस्ट्रियल रिसेशन आया, आउटपुट पे इम्पैक्ट आया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया. ठीक है, along with this there was also a global oil crisis. ठीक है, तो इसके अलावा नीचे लिख लो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस. उसका भी कुछ नहीं है, मतलब प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज. ठीक है, इंक्रीज पेट्रोल एंड डीजल प्राइस. ठीक है, which eventually caused disenchantment among the middle class people. ठीक है, and हुआ क्या कि it eventually caused all India railway strike because of 22% increase in price rate. All India railway strike because of 22% increase in fare price. ठीक है, तो 1973 to 77 का क्राइसिस एंड इवेंचुअली द ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की वजह से आपका ऑल इंडिया रेल स्ट्राइक हुआ था. ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल. इसका बस एक नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कंटेक्स्ट है जो गुजरात अनरेस्ट हुआ, उसके बाद जो बिहार अनरेस्ट होगा उसका मैं एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ. ठीक है, सो बेसिकली Gujarat unrest. It was done by the student union, university student कह लो या student union, university. ठीक है, protest demand was to suspend assembly, to conduct fresh election. Corruption and price hike. ठीक है, तो करप्शन प्राइस हाइक था, ये इशू था. इसके लिए प्रोटेस्ट किसने करा? स्टूडेंट यूनियंस ने और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने. और डिमांड वाज कि सस्पेंड असेंबली एंड फ्रेश इलेक्शन शुड बी डन. सो दिस इज़ ऑल योर लेक्चर 4 पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विथ next lecture will continue with Bihar unrest, right? Then the JP movement, and we'll discuss the infamous emergency. ठीक है, then we'll discuss Assam crisis. ठीक है, and that would be all. So आज थोड़ा लेक्चर में वीडियो का फ्रेम इधर उधर हो गया, so apologies for that.
and sorry for the delay also, I was traveling, so could not create the video. So yes, that would be all for today. I hope you like this video. Like, share and subscribe, and if you have any query and concern, please drop it in the comment section, and thank you and keep learning.